हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हुए हैं एसएससी मेंस का जो कल रिजल्ट आया था, तो सीपीडब्ल्यूडी में इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करें कि किस तरीके से इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी के लिए जो है प्रिपरेशन की है और किस तरीके से मतलब रास्ते में उनको कुछ रुकावट मिली या जो परेशानी मिली उसको इन्होंने किस तरीके से सामना किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विशाल, आपसे। सर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मैंने कॉलेजिंग करी थी जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट था नहीं खास बीटेक पढ़ाई में ऐसे, तो मैं डिग्री ले ली थी कि हाँ ठीक है क्लास जाना एग्ज़ाम देने कैसे कर मतलब बहुत मुश्किल से तो डिग्री ली थी मैंने। उसके बाद मेरा करियर मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट दूसरी जगह था, तो मैं मुंबई चले गया था वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ जाके मैं एक्टिंग फील्ड में किया। फिर लॉकडाउन आया तो मेरा कुछ काम हो पाया नहीं। मैं सोचा कि 2-3 महीने का होगा, पर वो 1 साल खिंच गया। तो मैं सोचा जॉब लेके फिर करेंगे। तो मेरे को था कि पढ़ाई में इंटरेस्ट था, पर थोड़ा इंटरेस्ट उधर ज़्यादा था, पर पढ़ाई में मेरे को पता था अच्छा हो जाएगा। फिर मेरा लेकिन बेस बिल्कुल क्लियर नहीं थे, बिल्कुल जीरो, कि मेरे को ये तक नहीं पता था कि कॉलम बीम में क्या डिफरेंस होता है। बस पता था कि ठीक है सुना तो है कुछ। फिर मेरा एक दोस्त था आशीष, उसने बताया था कि तू रजिस्टर क्लासेस जा। और मेरा वो मतलब मेंटोर की तरह है कि मैंने आंख बंद करके भरोसा किया कि उसने बता दिया, मतलब उसने बहुत सही सलाह दी होगी मुझे। अच्छा। तो मैं यहाँ आया और पूरा मन बना के आया था कि मेरे को पढ़ना है वैसा, कि लगना है। फिर मैं आया, फिर 2-3 दिन में तो मेरे को पता चल गया कि ये सबसे सही जगह आया हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में पता लग जाता है इंसान को कि वो समझ पा रहा है कि नहीं। हाँ। तो मेरे को आ गया और फिर मेरा धीरे 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 इंटरेस्ट, और मैंने पहले ही ठान लिया था कि मैं आऊँगा फर्स्ट बेंच पे बैठूंगा, और चाहे कितने दिन चाहे। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी एग्जाम आ रही है मेरे को जल्दी करना है, कुछ नहीं। मेरे को ये था कि मैं सिविल इतनी स्ट्रांग कर लूँ कि फिर कोई भी एग्जाम आ जाए। ये बच्चा हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठता था और इसने मुझे लगता है एक सिंगल क्लास भी मिस नहीं की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा क्लासेस में क्या होता है, कनेक्टिविटी रहती है कि अगर आप एक क्लास मिस कर देते हो तो फिर उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो आने वाली क्लासेस में आपको जो है डिफ़िकल्टी देते हैं, है ना। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बच्चों को जो है स्टार्टिंग में दिक्कत रहती है ना, कि आपका जो गोल है वो इसका प्रॉपर होना चाहिए। तो इनका गोल एकदम प्रॉपर था कि एक्टिंग छोड़ करके आ रहे हैं, बॉम्बे जा करके आ रहे हैं, है ना। इनका गोल था कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना है और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे हम। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने जो है इसके लिए टारगेट किया। शुभम, आपकी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? सर मैंने 2016 में बीटेक कंप्लीट किया था और 2018 में मैं एसएससी जेई के थ्रू बीआरओ में सेलेक्ट हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी भी कुछ करना है आगे, सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट हो सकता हूँ मैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो 2019 में मैंने जॉब करते करते एसएससी का प्री क्लियर किया, लेकिन मैं मेंस नहीं दे पाया क्योंकि मेरे सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से जो है मैं मतलब या तो बीआरओ निकाल लूँगा। अच्छा। या फिर मैं मतलब बस सीपीडब्ल्यूडी नहीं क्रैक कर पाऊँगा। अच्छा, बीआरओ में रहते हुए आपने एग्जाम दिया था और उसमें फिर आपने मेंस नहीं दिया फिर? जी सर, और अच्छा। ऐसे ही मैंने 2020 में भी किया कि मैं 2020 भी प्री सिलेक्टेड हुआ। अच्छा, 20 में भी आपने प्री का सेलेक्ट किया? लेकिन सर क्योंकि मेरे पास गाइडेंस की कमी थी अच्छा। तो मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे, लाइक स्टील था और आरसीसी था, जो सही से प्रिपेयर नहीं थे। और उनके बिना एसएससी जेई का मेंस क्लियर करना मतलब बहुत मुश्किल है। और सीपीडब्ल्यू लेना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ऐसा ही सर इस बार भी हुआ मेरे साथ 2022 में। लेकिन इस बार मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अगर मेरा इस बार अच्छे नंबर से एसएससी जेई का प्री क्लियर होता है हाँ। तो मैं कुछ भी करके कैसे भी पता लगाऊंगा, लेकिन एसएससी जेई 2022 के मेंस के लिए अच्छे से गाइडेंस लेके इस बार सीपीडब्ल्यू क्लियर करूंगा। तब मुझे पता चला, जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते करते मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि उन्होंने कहाँ से कोचिंग ली और कहाँ से मैं जा सकता हूँ, कैसे गाइडेंस ले सकता हूँ। तब उन्होंने मुझे सर आपका नाम बताया। अच्छा। तो शुरू में तो मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे चला जाऊँ, मतलब बाय माउथ पीस है तो बाय वर्डिंग के वजह से। तो तब मैंने क्या किया कि गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब पर आपका नाम। ठीक है। फिर मैंने आपके पढ़ाने के तरीके को देखा सर यूट्यूब पे। तो मैंने देखा कि फिर मैंने सर आपकी क्वालिफिकेशंस देखी। और फिर मैंने ऐसा देखा कि मुझे शायद लगा कि नहीं यहाँ पर अगर मैं चाहूँगा तो शायद हो सकता है कुछ ना कुछ। तो मैं सर आपके पास पहुँचा, बहुत हिम्मत जुटाकर पहुँचा मैं। और फिर उसके बाद सर क्या था कि टाइम भी कम था, 2 महीने का टाइम था। तो फिर मैं आया सर, मैंने पहली क्लास करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो 1-2 क्लास करने के बाद फिर मुझे सर आप पर बहुत कॉन्फिडेंस आया। मुझे लगा कि यहाँ मैं अच्छे से पढ़ूंगा ना, तो कुछ मतलब यहाँ मैं अगर अच्छे से पढ़ लिया, और आपकी गाइडेंस में जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो सर, जैसे जैसे आपने बोला कि इतने घंटे यहाँ पढ़ना है, इतने घंटे ऐसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है और इस सब्जेक्ट की वेटेज इतनी है और इस तरीके से ही पढ़ो आप इसको। मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, आपने बोला कि ये सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, जो भी आपकी गलतियाँ हैं उनको रिवाइज़ करो और इन क्वेश्चनों को इतनी बार रिवीजन करो कि छप जाए दिमाग में, क्योंकि वहाँ पर सारा जो खेल है वो टाइम का है। टाइम का खेल है। तो इसके बाद सर क्या है कि जो भी मुझे नहीं आता था मैं आपसे पूछता था,
तो मतलब काफी बेसिकली 2 घंटे के अंदर आपको पेपर को पूरा कंप्लीटली मैनेज करना है। जी सर। तो इस बार कट ऑफ भी जैसे काफ़ी हाई गई है, तो जो लोग पहले से बाउंड्री बना करके रखते हैं कि मैं 200 का अटेम्प्ट करूंगा, जी सर। तो उनको काफ़ी दिक्कत महसूस हुई होगी इस बार। हाँ सर। तो पहले से कोई भी बाउंड्री बना करके नहीं जाया जाता एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर जो पेपर होता है ना, उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करते हो। अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो सबके लिए डिफिकल्ट आया है। हो सकता है कभी पेपर ऐसा है कि 300 में से बच्चों का 150 से ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा जी है, सर। तो डेफिनेटली कट ऑफ भी कम जाएगी। जी सर। अभी जिन बच्चों ने 200 की बाउंड्री बना करके जो गए होंगे 2 घंटे में 200 का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तो डेफिनेटली उनको बहुत दिक्कत आई होगी और हो सकता है कि उनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ। सर अगर मुझे स्टील स्ट्रक्चर्स और आरसीसी अगर मैं नहीं पढ़ता आपसे, हाँ हाँ तो क्योंकि सर इस बार वर्किंग स्ट्रेस मेथड के क्वेश्चन आए थे, हाँ हाँ, WSM और के। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के क्वेश्चन छोड़ दिए, एक छोड़ तो दिए स्टील का और एक आरसीसी का जो क्वेश्चन था बीम का। हम्म। लेकिन सर मेरे 2 क्वेश्चन गलत भी हुए मेरी आपकी खुद की गलती की वजह से। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी क्या है सर, आपकी जो गाइडेंस थी ना, उस वजह से सर मैं मानता हूँ कि मेरा ये एग्जाम निकल पाया, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से गाइड किया सर मुझे, और आपने बताया किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ये बच्चा जब मेरे पास में आया था ना, तो ये हमेशा एक ही बात बोलता था, सर कैसे भी करके मेरे को बीआरओ से निकाल दो, ठीक है, आप जो बोलोगे ना मैं वो करूंगा, ठीक है, कुछ भी करना पड़े। आपने बोल दिया सर आपको 24 घंटे ही पढ़ाई करनी, 24 घंटे पढ़ाई करूंगा, ये इसके स्टेटमेंट है ना। तो 24 में से 24 घंटे पढ़ाई करने के लिए जो तैयार बैठा है, तो वो अपने दिल में कितनी आग लेकर के बैठा है कि मुझे किसी भी तरीके से बीआरओ से निकलना था और एसएससी के अंदर कुछ अच्छा डिपार्टमेंट हासिल करना था, जी सर। ठीक है। तो ये इनका पूरा इनका गोल फिक्स था। तो जब आदमी का गोल फिक्स होता है तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलता ही है, और बाकी फिर भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, ठीक है। तो इसके बाद की अब मतलब आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को कि मतलब अब क्या करना है जिंदगी के अंदर? सर अब तो मैंने सोच लिया है, क्योंकि सर कि जैसे आपका गाइडेंस मिला है ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों अब एसएससी जेईई में सीपीडब्ल्यूडी लेकर रुकूंगा, क्योंकि आगे भी मैं जब आगे कुछ कर सकता हूँ, बड़े एग्जाम्स है जो मैं निकाल सकता हूँ आपकी गाइडेंस में। ठीक है। तो मैंने यही सोचा है कि आगे जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम रहेगा, तो मैं जब तक मेरा वो एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक मैं आपकी गाइडेंस में रहकर तैयारी करूँगा। ठीक है। और पूरी अच्छे से फुली फ्रेश जिस तरीके से आप मेरे को गाइड करेंगे, उस तरीके से ही मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगा। शुभम जो है वो मेरे पास में जब एसएससी मेंस बैच के लिए आया था, तो वो सिर्फ 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर के आया था बीआरओ से। और छुट्टी लेने के बाद में जब इसने यहाँ पर पढ़ा, तो इसको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ निकल सकता है। इसको श्योर तो हो गया था कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट इसको मिल जाएगा, लेकिन इसको ये श्योर नहीं था कि सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, ठीक है। तो बीआरओ में गया ये दोबारा, और वहां जाकर के डायरेक्टली रिजाइन दे करके आया। ये इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के फिर इसने दोबारा बीआरओ से जब रिजाइन दे करके आया, तो अभी रिसेंटली इसने 15 दिन पहले इसने यहाँ पर ज्वाइन किया है, और ये ईएससी का टारगेट, एईएन का टारगेट, ठीक है, ये लेकर के चल रहा है। और विशाल अपना क्या हाल है? सर मैं ना बस ये बोलना चाहूँगा सबको कि कोचिंग बहुत है, हाँ। बहुत है। मतलब दिल्ली में जाओ, वहाँ जाओ, इधर जाओ। मैंने ऐसा देखा है, मैंने सुना है, मतलब बच्चे जो 4-4 हाँ। 5-5 साल से लगे हुए हैं, उन्हें कोचिंग भी गए हुए हैं, सही है। उनको उनके मतलब हाई लेवल तो छोड़ो, उनको बेस आज भी क्लियर नहीं है। उनको पता नहीं वो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उससे हमें फायदा क्या कितनी भी मिलेगा? ऊंचाई पर जाना हो तो आपको अपना बेस पकड़ के रखना ही पड़ेगा। और reason बिना पता बेस को होना पकड़े हुए आप ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और रीजन पता होना चाहिए कि अगर हम सिविल पढ़ रहे हैं, हाँ, उस चीज को पढ़ रहे हैं, वो काम आएगी तो क्यों आएगी, क्यों पढ़ रहे हैं? आएगी? इंजीनियरिंग पूरा इस पे क्यों ये नहीं कि है तो फिर वो जीके बच्चे मोस्टली जो है रट्टाफिकेशन चलता है, हाँ, ठीक है। 40,000 क्वेश्चंस की वो सीरीज लेकर के आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर किसी भी तरीके से 40,000 क्वेश्चंस करवा दो, आप सर क्वेश्चंस का बैच चला दो। तो क्वेश्चंस का बैच हम चलाने में तो चला देंगे, लेकिन बच्चे को यदि अंदर नॉलेज नहीं है तो वो उन क्वेश्चंस को करके एग्जाम को यदि अटेम्प्ट करने जाएगा, तो पहली बात तो ये कि ह्यूमन का माइंड जो है ना, उसके अंदर भी एक फिक्स्ड हार्ड डिस्क है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप बहुत सारी चीजें सिर्फ मगअप करके जाओगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप सही तरीके से उनको रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और थोड़ा सा भी क्वेश्चन में घुमाया, ठीक है, वैसे तो अगर लो लेवल के एग्जाम देखें तो उसमें इतना घुमाया नहीं जाता, लेकिन गेट ईएससी के अंदर तो डेफिनेटली घुमाते हैं। तो इस बार जैसे डीएलबी का एग्जाम का पेपर आया था, ठीक है, अच्छे लेवल का पेपर था, उसके अंदर कई सारी लाइंस ऐसी थी जो डायरेक्टली नोट्स पे नहीं मिलेगी, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी यदि समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप आंसर कर सकते हैं। और हर अच्छे लेवल के एग्जाम्स में 4-5 क्वेश्चंस ऐसे आते ही है जो कि किसी नोट्स के अंदर नहीं होते, किसी नोटबुक के अंदर नहीं होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के पीछे भागने से कोई लाभ होता भी नहीं, ठीक है। तो अभी विशाल, अभी हम क्या करना चाहते हैं? सर मेरा ये था कि मतलब विशाल का ईएससी में भी हो गया सिलेक्शन, है ना? मेरा ईएससी प्री के अंदर भी इसका सिलेक्शन हो चुका है, और अभी इसका मेंस का एग्जाम है 25 को, है ना, 25 को। तो 25 के एग्जाम के लिए हमारी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं, ठीक है। और मुझे पता है इसने 2-3 बार तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, तो इसके सब्जेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बस वो टाइम मैनेज करना है, हाँ। ठीक है। और यहाँ पे है ना, मतलब
जैसे मैंने ना शुरू से कभी ये नहीं सोचा प्री करना है, मेंस करना, नहीं, मेरे को एक था सिविल करनी है, और शुरू से आप कन्वेंशनल के क्वेश्चन देते थे। हाँ। तो मेरा एम नहीं था कभी प्री, ये छोटे छोटे चीज, अरे तुम 10 लाइन के हाँ। कन्वेंशनल करोगे Conventional तो करोगे। ये तो आएगा प्री। अगर Quote 10 करके बार आएगा। 10 लाइन वाले कर लिए तो प्री तो कहीं से भी आ जाए, आंख बंद करके आ जाता है, अरे हाँ ठीक है, सोचना भी नहीं पड़ता कि रटा हुआ तो सोचना पड़ता है अरे क्या था क्या था। जब कन्वेंशनल 10 बार कर लिए ना, कोई सा कोड है वो कोड ही तो यूज होता है वहाँ पे, तो कोड से सब डिजाइन करोगे, पता रहता है कि डेप्थ इस रेंज में आती है, तो आप प्री के आराम से कर सकते हो कि आपने 10 बार किया तो ये डेप्थ हमेशा इसी रेंज में तो आ रही है। हाँ। तो लग जाते हैं वहाँ प्री, हाँ। आराम से हो जाते हैं कन्वेंशनल। और दूसरा यहाँ है ना, मतलब इस कोचिंग में मेरे को एक हेल्प थी जो मैंने देखा है कहीं नहीं करते। मैंने सर को रात को 11:30-12 बजे भी मैसेज किए हैं, कोई भी डाउट होता था, मैं तो क्लास में भी होता था तो मैं नहीं सोचता घर क्यों जाना, घर जाके क्यों सोचना, जो है यहाँ है, घर लेना, घर कोई डाउट ले जाना ही नहीं है। रात को 11 बजे तो है ना, दोस्तों के फिर भी 11 बजे मैसेज करोगे 11:05 पे रिप्लाई आएगा, यहाँ 11 किया तो 11:01 पे तुम्हें जवाब मिलेगा। तो वो चीज़ में थी, इसलिए मैं कभी अटका ही नहीं, मेरे को जब भी डाउट हुआ मेरा तुरंत डाउट सॉल्व हुआ। देखो मेरा ये मानना है कि बच्चों के डाउट्स कभी रहने नहीं चाहिए, क्योंकि डाउट्स अगर रहते हैं और उससे सिमिलर क्वेश्चन यदि एग्जाम के अंदर मिल जाता है तो बच्चों को फिर दिक्कत आती है, ठीक है। और काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर वो डाउट रह जाता है तो आपको आगे जो है दिक्कत आती है। और यहाँ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपस में भी सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन क्या है, कि एफएम के कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो सोइल के अंदर भी यूज़फुल हो जाते हैं, सोइल के कॉन्सेप्ट आपके सॉम में भी आ जाते हैं। बस चीज़ों को देखने का नजरिया होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है टैकिंग डिबेट है ना, टैकिंग, तो टैक वर्ड और कहाँ देखा है आपने, टेक कोड। तो टेक कोड क्या करता है, डिफरेंट मटेरियल्स को जोड़ने का काम करता है। टेकिंग भी दो आपने यदि जो है एंगल्स ले लिए तो उनको जो है एक सिंगल मेंबर बनाने के काम आता है, ठीक है। लेंथ के लोग आप टैकिंग कर देते हो, तो वर्ड सिमिलर है, तो आपको जैसे ही वर्ड दिखे ना किसी दूसरे सब्जेक्ट में तो आपको इंटर रिलेशनशिप देखना चाहिए, ठीक है। वहाँ अंग्रेजी छुपी हुई है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो शुभम, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अपने सारे सब्जेक्ट्स पहले अच्छे से कंसेप्ट समझने चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर एसएससी जेईई मेंस का पेपर इधर से उधर थोड़े से क्वेश्चंस वो चेंज करेंगे और अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट वही क्वेश्चन बार बार लगाते रहेंगे तो हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा डिपार्टमेंट ले लें या फिर वो अच्छी रैंक मतलब ले लें। मेरे को ये लगता है कि बच्चे जब जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो एक लिमिटेड दायरा बना करके प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे सिर्फ इतना करना है और इतना कर लूंगा तो काम हो जाएगा। जी सर। और अगर उनकी किस्मत अच्छी है, उतने में से आ गया तो उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। जी सर। लेकिन आप क्या किस्मत के भरोसे रह सकते हैं हमेशा, या आपको पूरा बिल्कुल एकदम ऐसा होना चाहिए कि अंदर से आवाज आए कि हाँ हमारा सिलेक्शन इस बार होगा, पक्की बात है। क्योंकि अगर सर मुझे किस्मत के भरोसे रहना होता तो मैं खुद ही घर पर तैयारी करता। हाँ। और क्योंकि जब मैं आपके पास आया तो मैंने देखा कि आपने सर फुल कवरेज किया हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि क्वेश्चन सब कहीं से भी आ जाएगा, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो शायद हो सकता है कि और कोई भी ना कर पाए, क्योंकि जब मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करी है तो मुझे सर उस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा मिला। और मैं कहूँगा सर कि जो चीज़ मुझे दिल्ली में नहीं मिल पाई ना सर बहुत पहले, वो मुझे जयपुर में मिल गई। तो इसी वजह से आपने ईएससी के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करने का जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर मैं आपकी गाइडेंस में रहूँगा तो आगे भी आरपीएससी, एएन या फिर नहीं डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि बच्चे की टीचर के साथ में ट्यूनिंग अच्छी बैठ जानी चाहिए। जी सर। अगर टीचर जो बता रहा है वो बात बच्चे को समझ में आ रही है ना तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन लेकर के ही रहेगा। जी सर। और जिसको समझ में नहीं आ रही है तो उसको ये नहीं है कि उसको कोई दूसरा टीचर समझा देगा, क्योंकि टीचर के पास में नॉलेज है ना तो वो आपको समझा सकता है। जी सर। ठीक है, उसको पढ़ाने का तरीका यदि आपने मैच कर लिया और आपने उन बातों को सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे को ही सीखना पड़ेगा जी सर चीज़ों को। जो टीचर कह रहा है, जो वर्ड्स यहाँ से निकल रहे हैं वो बच्चे के दिमाग में उस तरीके से स्ट्राइक हो जाए और ये ट्यूनिंग बैठ जाए, सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। मैं गिन करके बता देता हूँ क्लास के अंदर कि ये बच्चे का रेस्पॉन्स आ रहा है, इस बच्चे का आ रहा है, इस बच्चे का आ रहा है, इन तीनों का तो अभी नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। और जिनका नहीं आ रहा है उनका धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है और डेफिनेटली वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इस वजह से मैं अपने बच्चों को छोड़ता भी नहीं हूँ, ठीक है, कि आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप सिलेक्शन लेकर के ही जाओगे, ठीक है। तो शॉर्टकट, हमारे बच्चे तो बिल्कुल शॉर्टकट तो लेते नहीं है, उनको पूरा बताया जाता है। जितना मेरे पास नॉलेज है, मैंने ऑल इंडिया 15th रैंक हासिल करी थी गेट के अंदर, 15 दिन की पढ़ाई करी थी, ना कोई कोचिंग ना कुछ, ठीक है। और बाकी डिपार्टमेंट रैंक 1 भी था मैं IIT के अंदर। तो जितना मुझे आता है उतना मैंने सारा सब कुछ अपने बच्चों को हमेशा दिया है, ठीक है। और बच्चा जितना ले पाता है यहाँ से डेफिनेटली उसको उतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ से SSC JEE में लास्ट ईयर भी 5th रैंक आई थी, ऑल इंडिया 5th रैंक। इसके अलावा IOCL में भी हमारा बच्चा गया है, आशीष गुप्ता, ठीक है। तो वो PSU में गया है, गेट में उसके 75 मार्क्स के आसपास आए थे, ठीक है। तो बहुत ही कम बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता है, लेकिन जो भी बच्चा यहाँ पर भरोसा करके आ जाता है और एक बार ट्यूनिंग उसकी बैठ जाती है तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन लेके ही जाएगा। नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब तक सिलेक्शन होगा नहीं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है।
सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़ रखी थी, हाँ। और अगर मैं एकदम से आकर जॉब से और सिर्फ 2 महीने में आपके गाइडेंस में एसएससी जेई मेंस क्रैक कर सकता हूँ, हाँ। और वो भी सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले सकता हूँ 2 महीने में सर। हाँ। तो सर अगर कोई यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करेगा और आपके पढ़ाने के तरीके को अच्छे से सर समझेगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है 1 साल से 1.5 साल अगर वो सही तरीके से पढ़ाई को देगा तो वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। कोई एग्ज़ाम बड़ा नहीं है फिर, कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं है ज़िंदगी में। जी सर। मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, अभी वो आई थी किस्मत वाली बात। हाँ। तो मैं बचपन से आज तक है ना, मेरे साथ यही हुआ है कि किस्मत ने मेरा साथ कभी नहीं दिया। कभी नहीं जो दिया। भी हुआ काम होता और रह गया। हाँ। तो मैंने सोचा कि मुंबई में था तब भी ऐसा ही काम हुआ और रह गया। फिर मैं यहाँ आया तो मैंने कहा पढ़ाई में भी ऐसा होगा, पढ़ूंगा फिर रह जाएगा। पर मेरी एक जिद थी जो मैं वहाँ से सोच के पहले ही आया था कि कब तक ये किस्मत साथ नहीं देगी, इतनी मेहनत करूंगा कि किस्मत एक दिन तो झुकेगी। एक दिन तो झुकेगी। तो वो आज झुक गई, मतलब आज किस्मत ये इतने नंबर ये इन्होंने जो बोला ना, देखो रोंगटे खड़े होते हैं इस बात पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी, ठीक है, उतना रिजल्ट नहीं भी आ पाता है ना कि भाई मेहनत की हमने, ठीक है, अब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके बैठे हैं, यदि उतने एडमिशन नहीं हो पाते तब भी हमें कोई परवाह नहीं है इस बात की, ठीक है। हमें परवाह इस बात की है कि क्या हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चों के लिए बेनिफिट मिल रहा है। हमेशा हमारा एक भी पढ़ाया हुआ बच्चा ना गलत आगे जाकर के बोलेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ कभी गलत हुआ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ बच्चा आएगा, वो मेहनत करेगा और कोई दूसरी चीज़ दिमाग में नहीं रखेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली सिलेक्शन लेकर के जाएगा। इस बच्चे में भी आप यही खूबी देख रहे हो कि ये पहले से ही मन बना करके आया था कि चाहे किस्मत कितनी भी खराब चल रही हो, मैं तो सिलेक्शन लेकर के ही जाऊँगा, उसके अलावा मैं कुछ सोचूंगा नहीं, ठीक है। कम से कम हमारी नॉलेज तो बढ़ रही है, और नॉलेज बढ़ाओगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा। इसके बारे में भी यही बात सामने निकल करके आ रही है कि बीआरओ हमने छोड़ दिया और हम विश्वास के साथ आए हैं कि कैसे भी करके हमें ये टारगेट करना है, एग्ज़ाम निकालना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर ये 1-1.5 साल बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है वो करता जाएगा, तो ये ईएससी और एएन के अंदर हमारे स्टूडेंट लिस्ट के अंदर आपको नजर आएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और कुछ अगर बच्चों को बताना है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने बहुत सारे लोग देखे एग्जाम के 2 महीने पहले आके कहते हैं अब पढ़ा दो। 2 महीने होते हैं टेस्ट सीरीज और खुद को वो देखने के लिए कहाँ कमी है। अब पढ़ाई पहले शुरू करो, और वो 2 महीने होते हैं टेस्ट सीरीज देने के लिए और कमियां खत्म करने के लिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई शुरू कर 2 महीने में कैसे हो पाएगा। सिविल है, सब कुछ है, सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, टेस्ट भी देने होते, बिना टेस्ट के नहीं हो पाता। टेस्ट दोगे, वो प्रेशर यहीं जो गलतियां करनी यहाँ टेस्ट में कर लो। टेस्ट बच्चा तभी दे पाता है जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट हो, तो यहाँ तो सिलेबस एक बार नहीं 2 बार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग सभी जो है जोश के साथ लगे रहें, ठीक है। एग्ज़ाम आते रहते हैं, ठीक है। फेलियर और सक्सेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो कंपटीशन में उतरे हो तो हर कोई बच्चा तो सेलेक्ट होता नहीं है कि 100% रिजल्ट आए। 100 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है। अगर 100 में से अगर आपको 1 बनना है तो आपको हट करके और लग करके काम तो करना ही पड़ेगा। हट करके मतलब दुनिया जो करती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। लेवल बढ़ा करके यदि पढ़ोगे तब जाकर के डेफिनेटली आपको जो है चीज़ें समझ में भी आएगी। और लेवल घटा करके करोगे कि सर इतना इतना कर लिया, सर काफ़ी है, हम तो इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना चाहते, सर हम तो फॉर्मूले पढ़ ले बस, सर हम डेरिवेशन करना नहीं चाहते। तो डेरिवेशन के अंदर से जब क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब कैसे दोगे फिर आप, ठीक है। तो यही तो मेन बात है कि आपको सारे डेरिवेशंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और उसको समझने के लिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं तैयार हूँ मैं सीखने के लिए, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता। IIT JEE का एग्जाम इसलिए टफ है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए जो है सवाल दे दिए जाते हैं, फॉर्मूला भी आप खुद डिराइव करते हो। तो जैसे हमारे जैसे लोग ये चीज़ बहुत पहले ही सीख चुके थे, जब हमने 11th-12th की तो उस फेज से हम गुजर चुके थे। और जो नहीं सीखे और इंजीनियरिंग को सिर्फ ये बोलते हैं कि बस इसमें रटना है, तो उस मेंटेलिटी वाले आदमी का सिलेक्शन होगा भी नहीं। सीधी सी बात ये, ठीक है। हो सकता है भाग्य आपका साथ दे दे, पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन आ जाए, तो भाग्य के भरोसे रहोगे तो हो सकता है कि किसी का भाग्य ठीक है तो वो हो जाए। लेकिन अगर आपने वाकई में मेहनत की है, वाकई में चीज़ों को समझा है और आपका सिलेक्शन यदि अभी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होकर के ही रहेगा, ठीक है। ये पक्की बात है। और सिविल ब्रांच वाले बच्चों को तो मैं ये बोलता हूँ कि लकी हो कि तुमने सिविल ब्रांच ली। मतलब इतनी सारी वैकेंसीज वगैरह हो ही नहीं सकती। वैकेंसीज भी हैं और मजा जो आता है ना पढ़ने में, मतलब सारी चीजें दिखती है आपको, सारी चीजें दिखती है। रोड पे जा रहे हो आप, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरा सीख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन में मार्किंग क्या है, किस तरीके के सिग्नल्स वगैरह है, रोड की विड्थ वगैरह क्या है, हर चीज़ का आइडिया रखो। किसी साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जाकर के देखो कि किस तरीके का वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टेप्स वगैरह यूज़ की जा रही है, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमको दिख जाती है।
जैसे बर्तन धोते समय यदि आपकी प्लेट चिपक गई है पानी के साथ में, तो बेसिकली उसको उठाने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो वो कौन है जो उसको खींच रहा है? आंसर है सरफेस टेंशन। तो आप रिलेट कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है, और सिर्फ बच्चों को अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बाकी एफर्ट्स तो बच्चे को लगाने पड़ते ही हैं। 50% एफर्ट बच्चा लगाता है, 50% एफर्ट टीचर लगाता है। कोई इंस्टीट्यूट सक्सेस नहीं देता है, सक्सेस होती है टीचर और बच्चे के बीच में, ठीक है। इंस्टीट्यूट के नाम से मत भागो, ठीक है। आप टीचर और स्टूडेंट्स रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा से, ठीक है, उसके पीछे यदि आप रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छी गाइडेंस आप यदि पाओगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।